नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं। हम लोगों ने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होती है उसको देख लिया और बेसिक चीज़ जान ली कि सारी चीज़ें अमेंडेबल नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें रिजिड तरीके से भी नहीं है। हमारे संविधान में देयर इज अ स्कोप कि हम एक बेसिकली मिड वे चुनते हैं बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ पार्ट जो है वो अमेंडेबल है इजी तरीके से, कुछ पार्ट नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट प्रोसीजर है। तो जब हम ये बात कहते हैं कि कुछ पार्ट इजी हैं और कुछ पार्ट के कुछ चीज़ों के लिए डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स के बारे में। अब आर्टिकल 368 जो है ये हमें बताता है कि संविधान में मेजरली मैक्रो लेवल से दो तरह की अमेंडमेंट्स होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। एक जो होती है वो होती है थ्रू स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। ये हो गया आपका, ये जो पहला केस आपको बता रहा है वो बता रहा है आपको स्पेशल मेजोरिटी का केस 1, ठीक है, जहां पर आपके साथ दो चीजें अटैच होती हैं। मैंने आपको यहां पर बताया, एक तो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। लेकिन कुछ केसेस में जहां पर जैसे हम फेडरल फीचर्स देख रहे थे, वहां पर हमें क्या चाहिए, जो हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है उधर से हमें सिंपल मेजोरिटी से भी उसको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पेशल मेजोरिटी केस 1। इसके अलावा बट सम अदर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय ओनली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम दो कीवर्ड्स को यहां पर लिख दें, इसको हटाते हैं एक मिनट के लिए जरा। एक तो आपका यहां पर हो गया ये सिंपल मेजोरिटी, और आप मेजर तरीके से भी इतना समझ जाओ, ये आपके लिए हो गया स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिमिलर टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जैसे बाकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू अमेंडमेंट करी जा सकती है। अब राइटर आपको यहां पर बोल रहा है ये जो अमेंडमेंट्स हैं दे आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। ये जो सिंपल मेजोरिटी से जो प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको अगर अमेंड करा जाता है, इनको हम आर्टिकल 368 के अंदर बेसिकली नहीं मानते ऐसा। दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। लेकिन खैर आप इतना समझ जाओ कि आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके की अमेंडमेंट्स की बात होती है, ठीक है। जहां पर हम बात करते हैं एक स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की, लेकिन उसके साथ साथ हमें हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए होता है। कुछ जो आर्टिकल्स हैं दे प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, और वो एक बिल्कुल नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह मेजोरिटी होती है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग तीन तरीकों से अमेंड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग तीन तरीकों से अमेंड कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऊपर तो सर ये दो तरह के अमेंडमेंट की बात हो रही थी, तो तीन तरीके क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो केस है जिसमें हमें ये सेकंड चीज अटैच करनी पड़ रही है, हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमें हर केस में जरूरत नहीं होती है। स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि 28 अगर हमारे देश में राज्य हैं तो उनके 28 स्टेट लेजिस्लेचर, उनमें से 14 की मंजूरी है, 14 में वो चीज पास होनी चाहिए बस सिंपल मेजोरिटी। ये हर केस में आवश्यकता हमें इसकी नहीं होती। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मेरे साथ देखा, ये जब हम फेडरल प्रोविजंस के रिगार्डिंग कोई बिल आ रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा है, तब हम लोग हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का प्रोसीजर को भी अपनाएंगे। तो कुल मिलाकर तीन तरीके हो गए। एक तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह होता है, जो कि एक, यहां पर कीवर्ड देखो आप, जो कि एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह होता है। इट इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। और ये हम कैसे करते हैं? थ्रू सिंपल मेजोरिटी। और यहां पर सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद
अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये स्पेशली तब जब कोई भी ऐसा बिल है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है विद फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे जानते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। मैंने आपको यहां पर देखो इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज बनाकर दिखाई थी कि ये जो हम बात कर रहे थे ना कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से हो सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से हो सकते हैं। ये चीज डिफाइंड है। तो ये लिस्ट आपके सामने और ये लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बड़े सारे प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के अंदर, दे कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और देखो हमने पढ़ा भी था, अभी ऊपर हम इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस कर रहे थे, ये जो सिंपल मेजोरिटी है हालांकि दूसरी तरह की एक अमेंडमेंट है। अगर हम कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ये एक तरह की अमेंडमेंट ही है, लेकिन ये आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर नहीं आती है। हमने यहां पर पढ़ा अब दीज अमेंडमेंट्स आर नॉट, इसको मार्क कर देता हूं मैं पिंक कलर से, दे आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। इनको अमेंडमेंट्स नहीं माना जाता क्योंकि दे वर्क लाइक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऑर्डिनरी कोई भी लेजिस्लेशन की जो चीज होती है वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती है, वो सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाती है। तो यहां पर क्या है, हमें इसको जो है हमें इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत ट्रीट नहीं करना होता है। ये एक अमेंडमेंट है जरूर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही है, आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर नहीं है, बस इतना समझ जाओ। लेकिन उससे भी पहले व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? अगेन मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के जो मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, और कंबाइंड तरीके से आप इसको क्या बोलोगे? सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर दोनों हाउसेस में सेपरेट तरीके से बिल्स पास होंगे। तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से अमेंड हो सकती हैं? एक तो नई स्टेट्स को बनाना या उनको एडमिट करना। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके हमने बनाया आंध्र प्रदेश प्लस न्यू स्टेट तेलंगाना। हमने मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ को जो था जो छत्तीसगढ़ उसके अंदर ऐसे नहीं, मध्य प्रदेश को बाइफरकेट करके जो छत्तीसगढ़ ऑलरेडी उसके सामने उसके अंदर शामिल था, उससे हमने बनाई दो राज्य, एमपी एंड न्यू स्टेट्स छत्तीसगढ़। तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब एडमिशन कैसे? अगर बात करें एडमिशन की तो सिक्किम हम लोगों ने लिया 1975 में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि आता है आर्टिकल 3 में। अब ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जब ये स्टेट्स बन रही हैं, तेलंगाना छत्तीसगढ़ अलग हो रही हैं, तो जो ओरिजिनल आंध्र प्रदेश था, जो ओरिजिनल मध्य प्रदेश था, जब हमने सिक्किम को इनकॉर्पोरेट करा, नॉर्थ ईस्ट का जैसा नक्शा था, ये सब कुछ चेंज होगा। नेम्स की बात करें, जैसे स्टेट्स के दायरे के अंदर तो नहीं, लेकिन फिर भी आप यहां पर कुछ कुछ रीजन्स के नेम को भी कह सकते हो, जैसे बॉम्बे इज
मुंबई नाउ, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से मुझे यहाँ पर कहना चाहिए मद्रास, मद्रास चेन्नई नहीं, गलत लिख दिया, सॉरी, मद्रास तमिलनाडु। फिर अगर आप बात करो जैसे कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता, ये चीज। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स, जो कि सबसे पहले इनको क्रिएट करने के लिए पहल कौन करता है, पहला स्टेप कौन लेता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट की, उस पर्टिकुलर राज्य की। तो फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट फिर आगे चलकर डिसाइड करता है, लेकिन ये सिंपल मेजोरिटी से वाला काम हो जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंपल मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड शेड्यूल की जितनी भी चीजें हैं, लाइक इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। पार्लियामेंट का कोरम, मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट टू स्टार्ट अ मीटिंग और सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हमें अगर चेंज करनी है तो हमें सिंपल मेजोरिटी का रास्ता चाहिए पड़ेगा। अगर सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर हमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस की एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज वगैरह चेंज करनी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है, बिगाड़ना है, एबॉलिशन करना है, उसका क्रिएशन करना है, पार्लियामेंट के अंदर कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग या सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, अगर उसके लिए नंबर्स को अगर हमें चेंज करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, सैलरीज और अलाउंसेस जो अगर एमपी की अगर इसको चेंज करना है। उसके बाद रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, आपको भी पता है, लोकसभा हाउस के रूल्स होते हैं कुछ, राज्यसभा हाउस के खुद के रूल्स होते हैं। उसके बाद प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, उसके मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज, तो आपको भी पता है प्रिविलेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज और एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्यूसेने जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये आप जानते हो ये प्यूसेन जज कौन होते हैं, एनी आइडिया? कौन होता है? ये क्या हो गया? तो जजेस हु आर रैंक लोअर इन सीनियरिटी, एनी जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्यूसेन जज कौन होगा? बस सीजीआई के अलावा कोई भी जो वो है जो जज है वो होगा प्यूसेन जज, ठीक है। तो अगर इसका नंबर बढ़ाना कम ज्यादा करना है तो ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के थ्रू करा जा सकता है। मतलब ये ऐसी चीजें जहां पर हमें फालतू की माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। और भी पढ़ते हैं हम इसके बारे में। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, इसके लिए अगर कोई रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाने, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू डेलिमिटेशन कमीशन, यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई फेरबदल करना है, उनकी पावर्स वगैरह। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एंड सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी एक देखो होता है स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन विदाउट हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें ज्यादातर जो चीजें संविधान के अंदर अगर वो हमें अमेंड करनी है, वी नीड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये सिंपल सा सिनेरियो बन जाता है
एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी को कभी भी हम लोग सोलो तरीके से इसका यूज नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ हम यही लगा रहे हैं, इसके साथ कोई और भी चीज अटैच होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, और अभी तक आप अगर आप इस चैप्टर पर मेरे साथ आ गए हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता भी होनी चाहिए। एंड मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग, कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी का केस 1, ठीक है। द एक्सप्रेशन टोटल मेंबरशिप, ये जो बात है ना कि यहां पर बात हो रही थी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, तो इस टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पर कोई वैकेंसी है, एब्सेंटीज अगर है भी, उसको हमें काउंट नहीं करना है, हाउस की टोटल मेंबरशिप को हमें लेना, ठीक है। जैसे लोकसभा की अभी टोटल मेंबरशिप कितनी है? लोकसभा की अभी टोटल मेंबरशिप कितनी है? 543, और राज्यसभा की कितनी है? 250। तो वहां पर कोई एब्सेंट हो, चाहे वो सीट वेकेंट हो गई हो, लेकिन 543 के ऊपर चुनाव होते हैं, वहां पर 250 के ऊपर चुनाव होते हैं, ये टोटल मेंबरशिप होगा। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी करा था, ठीक है। मैं 7th एडिशन से अभी आपको लेटेस्ट फोटो भी भेज दूंगा, ये 6th एडिशन तक गिवन नहीं है, अलग से टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज का ना बड़ा अच्छा टेबल वहां पर गिवन है, एक चैप्टर पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको भेज दूंगा वो, ठीक ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद राइटर आपसे कह रहा है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल। स्पेशल मेजोरिटी कब रिक्वायर्ड होती है? इट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट third reading stage of the bill, but by way of abundant caution, the requirement for special majority has been provided for in the rules of the houses in respect of all the effective stages of the bill, ठीक है। सुभाष कश्यप में ये लाइन लिखी हुई थी, खैर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थर्ड पैराग्राफ को देखो। प्रोविजंस विच कैन बी अमेंडेड बाय दिस वी इंक्लूड, अब ये ऐसा मत सोच लेना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सुभाष कश्यप बुक से इसने लक्ष्मीकांत ने उठाया हुआ है, कह रहा है ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज। अब आप ये सोचकर हो जाओ, ये सोचकर याद कर लो, इसको रट्टा मान लो कि अच्छा थर्ड रीडिंग स्टेज की जब भी बात आएगी तभी हम स्पेशल मेजोरिटी का केस मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं है। द प्रोविजन विच कैन बी अमेंडेड दिस वे इंक्लूड्स, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो, डीपीएसपीस को अमेंड करना है तो, एंड ऑल अदर प्रोविजंस which are not covered by first and third categories. तो यहां पर क्या है? स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर वोटिंग एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल, बट बाय वे ऑफ अबंडेंट कॉशन। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ध्यान रखने के साथ साथ ये करा गया संविधान निर्माताओं ने, द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर स्पेशल मेजोरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड विद अबंडेंट कॉशन, किसके लिए? For in the rules of the house in respect of all the effective stages of the bill. अब वो कौन सा केस होता है जहां पर बात आती है स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए एंड हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए? वो प्रोविजन संविधान के विच आर रिलेटेड टू, हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, जहां पर बात आ रही है सेंट्रल स्टेट्स के रिलेशनशिप की, तो दे कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी। इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट द फॉर्मेलिटी इज कंप्लीटेड। यानी कि 28 राज्य हैं, उनके स्टेट लेजिस्लेचर में से 14 ने बिल को पास नहीं करा अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा विधान परिषद डिपेंड करता है कि वो बाइकैमरल यूनिकैमरल है, लेकिन अगली 14 ने पास कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। इसलिए आपको राइटर यहां पर ये बोल रहा है इफ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट्स गिव देयर कंसेंट फॉर्मेलिटी इज कंप्लीट। अब स्टेट्स जो कंसेंट देती है ये कैसे? कि उनका सीएम देगा, मंत्रिमंडल देगा? नहीं, उनकी विधानसभा या विधान परिषद के अंदर वो चीज पास करवाने की हमें नीड है। और यहां पर एक चीज होती है, देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल।
ऐसे बिल के ऊपर राज्य अपना कब कंसेंट देंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे, कौन कौन सी? इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ठीक है। अब राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया का श्रेय यहां पर वो कह रहे हैं कि एक उसका चुनाव और उसकी प्रक्रिया। तो यहां पर अगर श्रेय हम ये भी तो कर सकते हैं ना फिर से अमेंड, ये प्रोसीजर से 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा आज तक नहीं है, तो हम वो चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस वाले अमेंडमेंट एक्ट से, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बना सकते हैं उसको, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर देखो श्रेया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ उसका मैनर भी गिवन है। शाइनी अभी मैंने पढ़ा है ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको 70th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। और श्रेया आप चले गए थे, आई थिंक मैं आपसे ईयर पूछ रहा था, मैंने यहाँ पर ईयर 1992 लिखा था, ये सही है कि गलत है? मैंने कहीं लिखा था, ये रहा 78th अमेंडमेंट एक्ट 1992। मैंने ये बता रहा था इनको मैं कि दिल्ली और पुडुचेरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। तो ये 1992 ही है ना, ये है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, इसके चलते हम 70th अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा सा और अमेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर JNK की विधानसभा को भी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, किस हद तक उनकी पावर जो है एक्सरसाइज करी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, GST काउंसिल, ये ऐसे ही आया था। GST अमेंडमेंट जो था ना, GST कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 101st, है ना, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो वो ऐसे ही आया था, एक तो आपका स्पेशल मेजोरिटी और प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किसका डील करता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, मतलब अब रिप्रेजेंटेशन, स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट इन पार्लियामेंट एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। यानी कि देख रहे हो, हम जो आर्टिकल 368 के दायरे के अंदर पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर, लेकिन पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और उसका प्रोसीजर आर्टिकल 368 खुद ये ऐसे ही हो सकता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर प्रोसीजर वगैरह को अमेंड करना है या पार्लियामेंट की पावर को अमेंड करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड कर सकता है, ये अमेंडिंग पावर का अमेंडमेंट भी, ये अमेंडिंग पावर का अमेंडमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट ये ऐसे ही हो सकता है कि स्पेशल मेजॉरिटी हो एंड प्लस हाफ पार्लियामेंट की और हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी हो। समझ गए आप अच्छे से ये वाली चीज? बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।